तो हम बात करेंगे 25 अगस्त के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट जो साइबर थ्रेट्स हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, राइजिंग साइबर थ्रेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों था, राइजिंग साइबर थ्रेट्स न्यूज़ में था बिकॉज जो एआई जो है एक तरह से जो मास एडेप्टेशन हमको एआई का देखने को मिल रहा है, उससे लाइक चैट जीपीटी जो है बिलियंस ऑफ यूज़र्स जो है यहाँ पे 3 साल जब लॉन्च हुआ था उससे बिलियंस ऑफ यूज़र हो चुके हैं चैट जीपीटी के। जो 15 साल में जो इंटरनेट जितना एक्सपांड नहीं हुआ या 3 साल में एआई उतना एक्सपांड हो गया, उसके वजह से हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, जो साइबर थ्रेट्स हैं रैपिड डिफ्यूज़न से क्या हो रहा है, जो साइबर थ्रेट्स हैं उसके चांसेस बढ़ रहे हैं यार। जो साइबर थ्रेट्स के स्केल हैं, जो स्पीड है, जो सोफेस्टिकेशन ऑफ अटैक्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे अबाउट दी राइजिंग साइबर थ्रेट्स एंड एआई। राइजिंग साइबर थ्रेट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट व्हाट जो साइबर थ्रेट लैंडस्केप है इंडिया के अंदर। यहाँ पे हमारे पास मालवेयर्स देखने को मिलते हैं, साइबर थ्रेट्स में जो है मालवेयर से नुकसान होता है यार, ठीक है। रैंसमवेयर जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। रैंसमवेयर मतलब रैंसम मांगते हैं, आपके जो है सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे। फिशिंग जो है वो आपको लिंक भेज के फंसाएंगे यार, ठीक है, आपको मजबूर करेंगे एक लिंक क्लिक करने के लिए। डीप फेक, ठीक है, यहाँ पे आपकी आवाज़ में आपके जानकार के जो लोग आवाज़ होते हैं, जानकार लोगों की आवाज़ में है ना, उनके फ़ोटो वीडियो की तरह पे आपको यहाँ पे थ्रेट्स पहुँचाया जाएगा। एंड एक पॉलीमॉर्फिक मालवेयर्स भी होते हैं। तो ये हमने साइबर थ्रेट लैंडस्केप की बात की। उसके बाद जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हमको न्यूज़ में देखने को मिला यार। एआई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो एआई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे साइबर थ्रेट्स के बढ़ने में, बिकॉज जिससे जो अटैक है वो ऑटोनोमस हो चुके हैं एक प्रकार से एआई की वजह से। एआई सोशल इंजीनियरिंग हमको देखने को मिल रहा है। ऑल्सो जो एडेप्टिव मालवेयर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, वो समय के साथ अपने आपको अडेप्ट कर ले रहे हैं। ऑटोनोमस साइबर ऑपरेशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। जीरो डे जो है रिकवरी मतलब जीरो डे डिस्कवरी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है एआई से यार। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो डिफेंस इनएडिक्वेसीज मतलब पहले के जो डिफेंस सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे वो एक तरह से इनकम्पेटिबल हो चुके हैं, बिकॉज एआई जो है एक तरह से एडवांसमेंट ला रहा है। सो जो ट्रेडिशनल डिफेंस जो है एक तरह से ख़राब होते जा रहे हैं, उतने काम नहीं आ रहे हैं। ट्रेडिशनल डिफेंस इनएडिक्वेसी जिसके अंदर जो सिग्नेचर बेस्ड है उसमें यहाँ पे लिमिट देखने को मिलता है। पहले का जो टेक्नोलॉजी या फिर जो पहले के जो साइबर सिक्योरिटी होता था जनरली सिग्नेचर बेस्ड होता था, तो यहाँ पे इनको लिमिट कर देता है यार, एआई जो है खुद सिग्नेचर जनरेट कर देता है। एंड यहाँ पे स्टैटिक सिक्योरिटी पैचेस जो हैं वो पहले इस्तेमाल किए जाते थे, ये यहाँ पे फेल हो जाते हैं।
एंड जो एआई है एक तरह से इनमें एडेप्टिव बिहेवियर जो है देखने को मिलता है, इसके वजह से जो पुराने के जो डिफेंस हैं वो एक तरह से बेकार हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। जो रिस्पॉन्स की जो स्पीड है वो मिसमैच है, बिकॉज एआई की जो रिस्पॉन्स स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है यार। सो ये सब टेक्निकल जो डिफेंस इन एडुकेसीज है उनको बता रहे हैं, रिस्पॉन्स स्पीड मिसमैच। बाकी जो इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी कंसर्न है, बिकॉज हमारा जो ग्लोबल एक्सपोजर है ना, रैंक एक्सपोजर जो है हमारे पास वो ज़्यादा है यार, ठीक है, हाई ग्लोबल रैंक एक्सपोजर। इंडियाज साइबर सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें तो इंडिया का हाई ग्लोबल रैंक एक्सपोजर देखने को मिलता है। ऑल्सो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है यार इंडिया के अंदर, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको टारगेट किया जा सकता है। जो ओटीज़ हैं, जो आईसीएस हैं, है ना, वो यहाँ पे रिस्क में रहते हैं हमेशा। एंड हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक एआई कैपेबिलिटीज़ है उतना अच्छा नहीं है यार, तो इसमें जो गैप देखने को मिलते हैं उसकी वजह से जो इंडिया का साइबर सिक्योरिटी है वो उतना स्ट्रेंथन नहीं है, तो हमारे पास कंसर्न देखने को मिलता है। सो इसमें स्ट्रेटेजिक जो एआई कैपेबिलिटी गैप है ये भी एक कंसर्न है। उसके बाद जो इंडिया का जो इनिशिएटिव है बचने के लिए, क्या क्या इनिशिएटिव इंडिया ने लिए यार साइबर थ्रेट से बचने के लिए। सर्ट इन मेजर्स लिए गए, सर्ट इन मेजर्स पहले बताता हूँ फिर क्या क्या हैं ये बताऊँगा, ठीक है। सर्ट इन मेजर्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ ने जो गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क लाया है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है यार। NCIIPC का जो प्रोटेक्शन है वो देखने को मिलता है। ऑल्सो DPDP जो DPDP एक्ट है, डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा प्राइवेसी एक्ट 2023, ये भी एक तरह से डिजिटल से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव है यार। ऑल्सो साइबर हाइजीन प्रमोशन जो किया जा रहा है, ओके। तो ये हमने बात की अबाउट इंडिया का जो डिजिटल इनिशिएटिव है, ये क्या क्या इनिशिएटिव है। पहले तो सर्टिन क्या है यार, जो सर्टिन है इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यार, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, है ना। एक तरह से ये जो एआई ड्रिवन थ्रेट्स हैं लाइक उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है, वहाँ पे उनके साइबर रेजिलियंस प्रोवाइड करता है ना। एक ट्रस्टेड एआई फ्रेमवर्क है जो कि मालवेयर को मिटिगेट करता है यार, है ना। उसके बाद जो ह्यूमैनिटी का जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है इसमें यहाँ पे कंसेंट बेस्ड सेफगार्ड्स लाए गए जो कि एक तरह से सिनेर्जिस्टिकली जनरेट करेंगे कंटेंट को, जो एजेनेटिक एआई ऑटोनॉमी है उसको लिमिट करेंगे, है ना। ये जो DPDP एक्ट है दैट इज डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा प्राइवेसी और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, वो सेफ गार्ड करता है कि पर्सनल डाटा को आप प्रोटेक्ट करेंगे। एक कॉन्सेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी जो है डिजिटल एंड एआई इकोसिस्टम में वो बनाने की बात करता है। साइबर हाइजीन के अंदर यहाँ पे जो अननेसेसरी इंटरनेट फेसिंग सर्विसेज हैं उनको यहाँ पे ये रिमूव करने के लिए एनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशंस को यार, एंड जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको बढ़ाने की बात करता है। ये साइबर हाइजीन प्रमोशन की बात की हमने इसमें। उसके बाद ये ठीक है, हमने बात की अबाउट जो इंडिया के इनिशिएटिव रहे हैं, जो इंडिया का कंसर्न रहा है, तो हमको करना क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड, व्हाट नीड टू बी डन। वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमको इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटीज़ बनाने होंगे। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम उनकी मनमानी करनी, उनके फंस जाएंगे और उनकी मनमानी पे। सो वी नीड टू डेवलप व्हाट, इंडिजिनस
AI कैपेबिलिटीज़, हमको एक इंटीग्रेटेड AI एंड सिक्योरिटी सिस्टम बनाना होगा। दोनों को, AI और सिक्योरिटी सिस्टम को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड AI एंड सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। ऑल्सो जो साइबर डिफेंस है, वो जैसे AI सीख रहा है उसी प्रकार साइबर डिफेंस को भी हमको अडेप्टिव बनाना होगा, जैसे वो भी सीखे। सो वी नीड टू मेक वो अडेप्टिव साइबर डिफेंस। एडेप्टिव साइबर डिफेंस बनाने की ज़रूरत है यार। एडेप्टिव साइबर डिफेंस है ना। अपने को सिक्योर बाय डिज़ाइन अप्रोच जो है वो यहाँ पे अपनाना होगा। सिक्योर बाय डिज़ाइन अप्रोच। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेने होंगे, दूसरे जिसने अच्छा काम किया उससे सीखना होगा। सो वी नीड टू डू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। जो AI सप्लाई चेन है उसको सिक्योर करना होगा। AI सप्लाई चेन में स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है। ओके, ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट द राइजिंग साइबर थ्रेट्स की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट द रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो डिकेडल ग्रोथ रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल 2016 से लेकर 2025 तक, वो अराउंड यहाँ पे 4.45% का डिकेडल ग्रोथ रहा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के अंदर। तो हमारे पास ठीक है ग्रोथ तो हुआ है उसके साथ साथ, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिव कल्टिवेशन हुआ है, सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है, केमिकल का जो यूज़ हुआ है, जो इरेटिक रेनफॉल पैटर्न से जो सॉइल की सस्टेनेबिलिटी है, एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी है, वो भी एक तरह से यहाँ पे हैम्पर हुई है यार। तो जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है वो हमको एक ऑफर करता है कि यार एक पाथवे ऑफर करता है कि हम जो है सॉइल हेल्थ को एनहांस कर सके, बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव कर सके, एंड जो क्लाइमेट रेजिलियंस है वो बिल्ड कर सके। तो इसके बारे में हम बात करते हैं अबाउट द रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इन इंडिया की। तो पहले तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करते हैं अबाउट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। लाइक होलिस्टिक फार्मिंग एंड अप्रोच जो है ये अपनाता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है। इट टॉक्स अबाउट अ होलिस्टिक फार्मिंग अप्रोच है ना। सॉइल हेल्थ को रिस्टोर करने की बात करता है। क्लाइमेट रेजिलियंस एनहांसमेंट की बात करता है ये। जो सॉइल है, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो सॉइल जो क्लाइमेट से जो प्रभाव पड़ता है उसको कैसे रेजिलियंट बनना है, उसको एनहांस कैसे करना है, इसके बारे में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है वो बात करता है। जो सॉइल डिस्टर्बेंस उसको मिनिमाइज करता है या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है। इट मिनिमाइज सॉइल डिस्टर्बेंस है ना, मेंटेन करता है सॉइल कवर को, मेंटेन सॉइल कवर एंड लाइफ स्टॉक को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट लाइफ स्टॉक, जो केमिकल इनपुट्स हैं उनको ये मिनिमाइज करता है और लिमिट करता है यार। लाइक जो खाद और जो एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं उनको लिमिट करता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इट टॉक्स अबाउट लिमिटिंग केमिकल इनपुट्स। जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एनहांस करने की बात करता है यार रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। इट एनहांस बायोडाइवर्सिटी।
ओके तो ये हमने अबाउट एंड प्रिंसिपल्स विच आर इन्वॉल्व इन रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर की बात की। बाकी जो पॉपुलर प्रैक्टिस यहाँ पे रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर में किए जाते हैं उसके बारे में बात करें। पॉपुलर प्रैक्टिसेस के अंदर जो वाटर एफिशिएंसी है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है यार कि पानी को अच्छे से बचा के इस्तेमाल करना है। लाइक माइक्रो इरिगेशन की बात करता है, फार्म मैकेनाइजेशन की बात करता है रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर जो है। टॉक्स अबाउट माइक्रो इरिगेशन एंड फार्म मैकेनाइजेशन। यहाँ पे सॉइल मैनेजमेंट की बात की जाती है, जो प्रैक्टिस है इसमें सॉइल मैनेजमेंट के अंदर नेचुरल फार्मिंग। सॉइल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? नेचुरल फार्मिंग करके नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। ग्रीन मैन्योरिंग पे ध्यान देंगे यार। मल्चिंग के ऊपर ध्यान देंगे। ओके तो ये सॉइल मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस है वो पॉपुलर है यहाँ पे। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है उसको फॉलो किया जाता है यार रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर में। लाइक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है IFS वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS। एग्रो फॉरेस्ट्री हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। CRA। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं पॉपुलर हैं कहाँ पे? इन दी रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर। बाकी जो सिग्निफिकेंस है रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर का उसकी बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर यार जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट हैं वो बहुत बड़ा यहाँ पे सिग्निफिकेंस है रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर का। लाइक यहाँ पे सॉइल रिस्टोरेशन की बात करता है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट की बात करता है, कार्बन जो है स्टोरेज की बात करता है जो रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर है। टॉक्स अबाउट सॉइल रिस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, कार्बन स्टोरेज एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो गए यार यहाँ पर रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर के। इन्वायरमेंटल के साथ साथ कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट भी रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स की बात करें तो ये इनपुट कॉस्ट को कम करता है यार रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर है। इट लोअर इनपुट कॉस्ट एंड यहाँ पे फार्म जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाता है। इट लीड टू हायर फार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड जो लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन है वो ये करता है। ऑल्सो जो रेजिलियंस है उसको बढ़ाता है। तो हमने सिग्निफिकेंस की बात की यार। सिग्निफिकेंस के बाद जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जो चीज़ें हैं उसको अच्छा करने के लिए, उसकी बात करें तो कौन कौन से गवर्नमेंट के यहाँ पे इनिशिएटिव्स रहे हैं। तो यार नेशनल मिशन ऑन जो नेचुरल फार्मिंग है वो सरकार ने लॉन्च किया टू बूस्ट व्हाट नेचुरल फार्मिंग, मतलब विदाउट यहाँ पे
जो फर्टिलाइज़र्स हैं, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ये लाया गया। कृषि विकास योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो इनिशिएटिव है, कम पानी में ज़्यादा खेती कैसे करना है, ये वाला जो है ना इनिशिएटिव लाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या डिटेल में देख लेंगे हम, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। उसके बाद यहाँ पे रेनफीड एरिया, जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट करना है, उसके लिए इनिशिएटिव लाया गया रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। RAD, एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, जो अंदर कृषि मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर जो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, ये एक इनिशिएटिव रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लाए यार। उसके बाद जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, ये इनिशिएटिव्स तो लाए हैं बट यहाँ पे भी जो रिजनरेटिव एग्रीकल्चर है यहाँ पे भी हमको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक ट्रांजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हाई ट्रांजिशन कॉस्ट है। इनिशियल यील्ड जो है वो अनसर्टेन है कि शुरुआत में कितना फ़ायदा होगा। सो इनिशियल यील्ड इज अनसर्टेन। नॉलेज एंड स्किल गैप हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉलेज एंड स्किल गैप्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वीक जो मार्केट इंसेंटिव्स यहाँ पे कमज़ोर हैं यार, तो वीक मार्केट इंसेंटिव्स जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज है। ऑल्सो जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो भी यहाँ पे लिमिटेड है। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। क्लाइमेट एंड रीजनल वेरिएबिलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लाइमेट एंड रीजनल वेरिएबिलिटी जो है ये हमको देखने को मिलती है। हमने बात की अबाउट द चैलेंजेस जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं। इसमें अगर हमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को डिटेल में समझें कि जो ये इनिशिएटिव्स हैं लाइक नेशनल, जो यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, ये क्या है भाई, एक तरह से 2024 में लॉन्च किया गया था कि इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात करता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो हम करेंगे टुवर्ड द नेचुरल फार्मिंग यार। लाइक यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स जो हैं वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के द्वारा बनाए जाएंगे, है ना। एंड इसके ऊपर यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसमें बजट भी अराउंड 4000 करोड़ पर एकड़ पर ईयर फॉर 2 ईयर्स का एक आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा 1 एकड़ पर फार्मर, एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। उसके बाद जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड ये क्या करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक परंपरागत मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्टीवेशन को, सर्टिफिकेशन को एंड मार्केट एक्सेस को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है एक तरह से ये यहाँ पे 2015-16 में लॉन्च किया गया था। इट इज़ वन फार्म वाटर एफिशिएंसी, एक तरह से मतलब जो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है उससे वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और एक ड्रॉप से ज़्यादा क्रॉप एक ही फार्म में कैसे ज़्यादा लाना है ये तरह से बात करता है। उसके बाद रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड जो एरिया बेस्ड क्लस्टर अप्रोच जो है उसको ये बढ़ावा देने की बात करता है। लाइक हॉर्टिकल्चर, फिशरीज यहाँ पे है ना, एपीकल्चर जो है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट यहाँ पे जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे
एक एरिया बेस्ड क्लस्टर अप्रोच जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे यार, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री जो अंडर पीएम प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंदर, मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो एक तरह से नर्सरीज जो हैं, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है, स्किल एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सब चीज़ों की बात करता है। सॉइल हेल्थ काम हेड कार्ड स्कीम जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। एक तरह से ये पायलट वाइज मतलब प्लॉट वाइज सॉइल असेसमेंट करता है कि जहाँ पे जो 12 पैरामीटर्स जो यहाँ पे असेस किए जाते हैं, क्रॉप स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देता है कि किस सॉइल में क्या फर्टिलाइजर्स आपको देने हैं, है ना। तो एवरी 2 साल इसको इशू किया जाता है, एक तरह से क्रॉप स्पेसिफिक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है यार, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विच आर टेकन फॉर दी एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट यार। चैलेंजेस भी हैं, सबको ठीक करना होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी बैरन लैंड फैलेसी की। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये जो बैरन लैंड फैलेसी है वो हाईलाइट करता है कि जो हमारे पास नेचुरली जो ट्री लेस यहाँ पे लैंडस्केप है ना, एक तरह से इनको डिग्रेडेड लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो इनको ज़रूरत है कि पेड़ लगाएं यहाँ पे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल हार्म ये करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सो बैरन लैंड फैलेसी है क्या यार? बैरन लैंड फैलेसी इज़ व्हाट? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, तो जो नेचुरली ट्रीलेस या फिर जो स्पेयर्सली वेजिटेटेड जो टेरेन होते हैं उनको यहाँ पे बैरन लैंड बोलते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल हार्म होता है यार। सो नेचुरली ट्रीलेस और स्पर्सली वेजिटेटेड टेरेन बैरन लैंड कहलाता है। एंड जो माइक्रो और यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन है लाइक ट्रीलेस लैंडस्केप ऐसे इकोलॉजिकल डेफिसिट इनको बोला जाता है, ठीक है, कि इनको इकोलॉजिकल डेफिसिट जो है वो बोला जाता है। बट यहाँ पे हमको मैंडेटरी फॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये जो बैरन लैंड है उन पे पेड़ लगाने की ज़रूरत है। मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ काम नहीं आएंगे, नहीं भाई, यहाँ पे अगर हम ट्री लगाते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है। सो मिसकंसेप्शन इज दैट ट्रीलेस लैंडस्केप आर इकोलॉजिकली डेफिसिट, ना भाई ना, यहाँ भी इकोलॉजिकल मतलब वैल्यूज़ यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं, ओके। सो फोकस किस पे करना ज़रूरी है यहाँ पे? जो हार्मफुल फोकस है इट शुड बी ऑन मैंडेटरी एफॉरेस्टेशन। अगर हम ट्रीलेस इकोसिस्टम की बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीलेस इकोसिस्टम की बात करें तो ग्लोबल एग्जांपल्स की बात करेंगे, एंड इंडिया के अंदर एग्जांपल्स की बात करें तो ग्लोबल एग्जांपल में जो अटाकामा डेजर्ट है चिली का, वो ट्रीलेस यहाँ पे डेजर्ट है एक प्रकार से चिली के अंदर, जो कि रेंज रीजन्स ऑफ दी एंडीज में लाई करता है। अटाकामा, फिर सहारा जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है, अंटार्कटिका, डेथ वैली, जो डेथ वैली है यहाँ पे यूएसए के अंदर, यहाँ पे ट्रीलेस वेजिटेशन है हमारे पास।
पेड़ नहीं है यार। ये ग्लोबल हमने एग्जांपल्स की बात की ट्री लेस इकोसिस्टम की। इंडिया के अंदर कहाँ पे ट्री नहीं है यार? इंडिया के अंदर लद्दाख में, जो थार डेजर्ट है राजस्थान के अंदर, रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, ये ट्रीलेस वेजिटेशन के एग्जांपल्स इंडिया में। जो स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश में, स्पीति वैली, स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये सब ट्री लेस इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। बाकी जो एफॉरेस्टेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है यार, जिसका ज़रूरत है हमारे पास। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें अबाउट व्हाट, जो बैरन लैंड के अंदर अगर हम लैंड उगाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई हमारे पास, ठीक है, मतलब पेड़ उगाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सो नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अगर हम एफॉरेस्टेशन करते हैं बैरन लैंड में तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, नेटिव ग्रासलैंड एंड जो स्क्रब लैंड है, अगर ट्री उगा देते हैं जहाँ पेड़ नहीं है तो उनको डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। सो नेगेटिव एफॉरेस्टेशन का अगर हम बंजर ज़मीन में पेड़ लगाते हैं तो उसका नुकसान भी है यार। सो इसके बारे में बात करें तो ये इसको बोलते हैं बैरन लैंड फैलेसी। बैरन लैंड मतलब देखो, ठीक है, उपजाऊ मतलब जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पर अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हमारा कुछ नुकसान होता है, इसके बारे में मेन बात की गई है। लाइक पहले तो डिस्ट्रक्शन होगा नेटिव ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड का, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव ग्रासलैंड एंड जो स्क्रबलैंड है यहाँ पे। देखो यार, वाटर डिप्लीशन जो है, जो थर्स्टी स्पीसीज़ हैं उनको, क्योंकि इस सीजन में उतना पानी नहीं रहेगा तो उनको उगा नहीं पाएंगे, वाटर डिप्लीशन देखने को मिलेगा फ्रॉम थर्स्टी स्पीसीज। कलेप्टिस को लगाते हैं यहाँ पे तो वाटर डिप्लीशन देखने को मिल सकता है इस रीजन में। वाटर डिप्लीशन फ्रॉम थर्स्टी स्पीसीज लाइक यूकैलिप्टस, एंड जो यहाँ पे लोकल हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन है उसका अल्टर कर सकते हैं यार ये जो पेड़ लगाते हैं बैरन लैंड में। सो इट कैन लीड टू अल्टरेशन ऑफ लोकल हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस। बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन देखने को मिल सकता है, अगर हम किसी और दूसरी स्पीसीज को लगा दें तो इन्वेजिव स्पीसीज अगर आ जाए तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन भी हो सकता है यार। बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन वाया इन्वेजिव स्पीसीज। ऑल्सो जो सक्सेस मैट्रिक्स है ना, वो यहाँ पे एक तरह से मिस गाइडेड सक्सेस मैट्रिक्स देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप ट्री काउंट के बेसिस में आप अच्छा सक्सेस को काउंट करते हो तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो हैम्पर हो रहा है, उसको आप यहाँ पे देख नहीं रहे हो यार। सो यहाँ पे एक तरह से मिस गाइडेड सक्सेस मैट्रिक्स देखने को मिला अगर आप ट्री काउंट के बेसिस पे ही कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे पानी कम हो जा रहा है यार, वहाँ के जो लोकल स्पीसीज हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। सो इट लीड्स टू मिस गाइडेड सक्सेस मैट्रिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्री काउंट। अगर ट्री हो अच्छा चीज़ है ऐसा बोलो तो। सो देखो यहाँ पे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यार, हमको समझना ये ज़रूरी है। बैरन लैंड फैलेसी का पेड़ उगाना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो ये रीजन जो होते हैं ये भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी रिजर्वायर के तौर पे, बिकॉज इनमें स्पेशलाइज्ड हैबिटेट देखने को मिलता है। लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कुछ जैसे थार डेजर्ट के रीजन में जहाँ पेड़ कम है वहाँ पे रहते हैं यार। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे पेड़ उगाते हैं, पेड़ लगाते हैं तो कार्बन स्टोरेज हमको देखने को मिलेगा। अंडरग्राउंड बायोमास यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है, कार्बन स्टोरेज इन सॉइल एंड अंडरग्राउंड बायोमास। सो बायोडाइवर्सिटी रिजर्वर के तौर पे काम करेंगे यार यहाँ पे अगर हम बंजर ज़मीन पे पेड़ उगाएंगे।
So they act as a specialized habitat एंड फॉर एग्जांपल जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है बिकॉज पेड़ कट रहे हैं, तो इसको भी यहाँ पे एक कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन में। ऑल्सो दे हेल्प इन व्हाट कार्बन स्टोरेज, अगर पेड़ लगाते हैं बंजर जमीन में तो कार्बन स्टोरेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन सॉइल्स एंड अंडरग्राउंड बायोमास। लाइवलीहुड सपोर्ट जो है वो हमको देखने को मिलेगा फॉर पास्टरल कम्युनिटीज़। लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर पास्टरल कम्युनिटीज़, जो पास्टरल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए लाइवलीहुड सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा, लाइक इस सीजन में अगर पेड़ लगा देते हैं तो। बाकी जो लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पे बैन लैंड पॉलिसी में जो इन्वॉल्व है, छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में मेंस में क्वेश्चन बन ही सकता है यार। सो लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क विच आर इन्वॉल्व इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। यार पहले इनको देख लेते हैं फिर क्या है ये इसकी बात करेंगे। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 जो है वो एक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है इम्पॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, हम बात करते हैं अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन फ्रेमवर्क की। ऑल्सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट जो वन अधिनियम है 1980 का, जो कि 2023 में अमेंडमेंट किया गया। वन अधिनियम ऑफ 1980 2023 में जिसको अमेंडमेंट किया गया। सो ये जो है हमने बात की अबाउट बैरन लैंड पॉलिसी की, तो यहाँ पे जो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, पहले तो देखो भाई ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम एंड जो एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, जिसमें यहाँ पे ओपन इकोसिस्टम बनाने की बात की जाती है। ये हमने बात की और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बाकी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो मेजर्स लें जिससे इंप्रूव कर सके इन्वायरमेंटल क्वालिटी को, प्रोटेक्ट कर सके चीज़ों को, एंड जो थ्रेटेंड इकोसिस्टम है उसको रेगुलेट करने की पावर देता है। बाकी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन फ्रेमवर्क है ये यहाँ पे एक तरह से रेगुलेट करता है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को, है ना। एंड जो वन सुरक्षा एवं संवर्धन अधिनियम है यहाँ पे ये गवर्न करता है स्पेसिफिक फॉरेस्ट जो लैंड डाइवर्जन है उसको, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को किस लिए इस्तेमाल किया जाए उस सबको ये रेगुलेट करता है। तो ये हमने बात की अबाउट दी बैरन लैंड पॉलिसी की, ठीक है। मेन जो है बैरन लैंड पॉलिसी मतलब क्या, बैरन लैंड क्या होता है, नेचुरली ट्रीलेस या फिर स्पेशली वेजिटेटेड टेरेन को बोल रहे हैं। बैरन लैंड पॉलिसी क्या है कि मिसकंसेप्शन है कि एवरी ट्रीलेस लैंडस्केप इज इकोलॉजिकली डेफिशिएंट, कि लाइक जहाँ पे पेड़ पौधे हैं नहीं तो वो इकोलॉजिकली डेफिसिट है। ये सोचना एक तरह से गलत चीज़ है यार, किसको बोला गया, ठीक है। अगर हम वहाँ पे पेड़ लगाते हैं तो यहाँ पे उनका जो लोकल नेटिव इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे हार्म होगा, ठीक है। ये मेन यहाँ पे बताया जा रहा है चीज़ को यार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पेशेंट डाटा कलेक्शन की, जो कि किया जा रहा है फॉर रेयर डिसीजेस, ठीक है। ये न्यूज़ में था यार, क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज यहाँ पे इसको एक तरह से कोऑपरेटिव मॉडल बनाने के लिए एक पेशेंट डाटा कलेक्टिव एक कलेक्शन की बात की गई है ना, जो कि जो पूल ऑफ रेयर डिसीजेस के अंदर डाटा कलेक्ट करेगा एंड जो ड्रग डिस्कवरी है उसको एक्सेलरेट करेगा, ट्रीटमेंट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो पेशेंट डाटा क्या होता है उसको पहले बात करेंगे। सो पेशेंट डाटा कलेक्शन, पेशेंट डाटा कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, पेशेंट डाटा कलेक्टिव PDC फॉर रेयर डिसीजेस,
इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले तो कि पेशेंट डाटा इम्पोर्टेंस क्या है पेशेंट डाटा का। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट डाटा, तो ये एड्रेस करता है जो लिमिटेड पेशेंट पूल है उसको, एड्रेस रेयर डिसीज़ के जो पेशेंट बहुत कम होते हैं, इसीलिए डाटा हम रखते हैं तो हमारे पास उनके लिए दवाई डिस्कवर करना आसान हो जाता है यार। ऑल्सो जो कंट्रोल ग्रुप चैलेंजेस हैं वो हम ओवरकम कर सकते हैं इनके डाटा कलेक्ट करके। सो ओवरकम कंट्रोल ग्रुप चैलेंजेस, है ना। जो डिसीज़ का प्रोपागेशन कैसा होता है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड डिसीज़ प्रोपागेशन, जो बायोमार्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यार। आइडेंटिफाई बायोमार्कर्स, रियल वर्ल्ड एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ये डाटा कलेक्ट करके। so we can provide real world evidences, provide real world evidences, जो ट्रायल डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंस है पेशेंट डाटा का। वी कैन इम्प्रूव दी ट्रायल डिज़ाइन, है ना। जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। कितनी सब इम्पोर्टेंस हो गया यार पेशेंट डाटा का कलेक्शन फॉर रेयर डिसीज़। बाकी तो रेयर डिसीज़ होते क्या है, ओवरव्यू की बात करें, रेयर डिसीज़ ओवरव्यू क्या होते हैं ये रेयर डिसीजेस यार। रेयर डिसीज़ ओवरव्यू की बात करें तो एक तरह से स्मॉल पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट्स स्मॉल पॉपुलेशन प्रपोर्शन एंड ऑफन जेनेटिक एंड, एक तरह से ज़्यादातर ये होते हैं ना डिलिबिटिंग होते हैं ये। दे आर ऑफन रेयर डिसीज ऑफन जेनेटिक एंड डिबिलिटेटिंग। WHO का जो क्राइटेरिया है फॉर रेयर डिसीज, WHO रेयर डिसीज को क्या बोलता है कि अगर ऐसा कोई बीमारी जो एक इंसान को हो रहा है 1000 पॉपुलेशन में तो उसको हम रेयर डिसीज बोलेंगे। सो WHO का जो क्राइटेरिया है फॉर रेयर डिसीज इट इज़ 1/1000 को अफेक्ट करता है। एंड दुनिया भर में जो रेयर डिसीज़ हैं अराउंड 7000 आइडेंटिफाइड रेयर डिसीज़ हैं ग्लोबली। ओवर 7000 आइडेंटिफाइड हैं ग्लोबली। एग्जाम्पल्स की हम बात करें रेयर डिसीजेस की तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ALS हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक्रोमेगाली हम पढ़ते हैं लेकिन ये सब रेयर डिसीजेज हैं यार, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे पेशेंट डाटा कलेक्टिव जो फ्रेमवर्क है इसके बारे में अगर हम बात करें, PDC फ्रेमवर्क, पेशेंट डाटा कलेक्टिव फ्रेमवर्क की बात करें तो एक पेशेंट सेंट्रिक कोऑपरेटिव मॉडल है ये। इट इज़ अ पेशेंट सेंट्रिक कोऑपरेटिव मॉडल एंड ये जो PDC है इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव मॉडल मीन्स इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट, कुछ कोऑपरेटिव्स लाइक अमूल से इंस्पायर्ड है। जो अमूल का जो मॉडल है उससे इंस्पायर्ड है ये। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अमूल मॉडल एंड इसको डेवलप किसने किया है, जो पेशेंट डाटा कलेक्टिव है इसको डेवलप किया है आलोक भट्टाचार्य एंड गायत्री सब्रवाल ने। डेवलप बाय आलोक भट्टाचार्य
गायत्री सबरवाल। एंड एक तरह से ये जो है मैनेज किया जाता है फॉर मेंबर बेनिफिट, ठीक है, उनके लिए फ़ायदा हो तो उन्हीं के डाटा कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ मैनेज फॉर मेंबर बेनिफिट। यानी जो पीडीसी है, पेशेंट डाटा कलेक्टिव है, ये कोलैबोरेशन, इसमें हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। यहाँ पे जो COEs हैं, है ना, वो एडवोकेसी ग्रुप्स जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके डाटा कलेक्ट किया जाएगा। सो कोलैबोरेटर्स कौन कौन से हैं? कोलैबोरेटर्स के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, COEs हो गए, एडवोकेसी ग्रुप्स की बात करें तो ये हमने पेशेंट डाटा कलेक्टिव फ्रेमवर्क जो है वो कैसा है इसके बारे में बात की। बाकी जो इसके अंदर की फीचर की बात करें पेशेंट डाटा कलेक्टिव के अंदर, की फीचर्स के अंदर यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पेशेंट डाटा रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है। ये कंसेंट बेस्ड डाटा गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। कंसेंट बेस्ड डाटा गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। एंड दिस पेशेंट डाटा कलेक्टिव इज व्हाट इट इज AI enabled एनालिटिक्स यार। एंड एथिकल एंड लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। जो पेशेंट डाटा कलेक्टिव है इट प्रोवाइड एन एथिकल एंड लीगल सेफगार्ड्स। की फीचर्स के बाद यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन है कि जो पेशेंट डाटा कलेक्टिव इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं यार, इसके एप्लीकेशन की बात करें सो पोटेंशियल एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक्सेलरेट करेगा जो ड्रग डिस्कवरी है उसको एक्सेलरेट करेगा। ड्रग डिस्कवरी फॉर रेयर डिसीज़, एक तरह से नेचुरल हिस्ट्री जो है उसको स्टडी करने में हेल्प करेगा। जो डिसीज़ प्रोग्रेशन हो रहा है यहाँ पे रेयर डिसीज़ उनके, सो इट विल हेल्प इन नेचुरल हिस्ट्री स्टडीज़। जो क्लिनिकल एंड पॉइंट्स हैं उनको डिफाइन करने में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प इन डिफाइनिंग द क्लिनिकल एंड पॉइंट्स। वर्चुअल सिंथेटिक कंट्रोल ग्रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं इन डाटास का। वर्चुअल या फिर सिंथेटिक कंट्रोल ग्रुप्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो जो डाटा यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट है एंड ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस करेगा। ड्रग्स डिस्कवरी फॉर दिस डिसीजेस इट विल रिड्यूस दी डाटा रहेगा तो हम गलती करने से बच सकते हैं। तो डेवलपमेंट कॉस्ट एंड जो ड्यूरेशन है वो कम लगेगा। तो ये एप्लीकेशन की बात की। बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें इसका इंडिया के अंदर पेशेंट डाटा कलेक्टिव का जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो होगा इंडिया के अंदर कैसे होगा यार, इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया की बात करें तो एक्सपांशन हमारे पास देखने को मिलेगा। ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके रजिस्ट्री का एक्सपांशन ऑफ ICMR रजिस्ट्री। जो डिजिटल रिपोजिटरीज हैं वहाँ पे इसको इस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। इस डाटा को इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा विथ डिजिटल रिपोजिटरीज एंड इंक्लूसिव रिसर्च। हमको फ्रेमवर्क मतलब इंक्लूसिव रिसर्च फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करेगा यार। ये जो डाटा है इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा तो हमारे पास एक इंक्लूसिव रिसर्च फ्रेमवर्क बन पाएगा। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट पेशेंट डाटा कलेक्टिव फॉर रेयर डिसीजेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो छोटे टॉपिक्स थे प्रीलिम्स रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ में उनकी 25 अगस्त को जो प्रीलिम्स रिलेटेड छोटे टॉपिक्स यहाँ पे न्यूज़ में थे उनकी बात करें तो
सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी कॉस्मो क्यूब मिशन की। कॉस्मो क्यूब मिशन यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज एक सूटकेस साइज्ड कॉस्मो क्यूब सैटेलाइट जो है ये इस्तेमाल किया जाएगा मून का जो फार साइड है उसको स्टडी करने के लिए। जो फेंट रेडियो सिग्नल्स यहाँ पे यूनिवर्स के अर्लीस्ट स्टेज से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था यार। सो यहाँ पे हम कॉस्मो क्यूब मिशन की बात करें कॉस्मो क्यूब मिशन की, तो ये क्यों लॉन्च किया गया? तो स्टडी द कॉस्मिक डार्क एजेस, स्टडी कॉस्मिक डार्क एजेस एंड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लेड इनिशिएटिव है ये। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लेड इनिशिएटिव है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन एमिशन है उसको मैप करेगा यार, मैप हाइड्रोजन एमिशन एंड ये एक्सप्लोर करेगा जो न्यू फिजिक्स है उसको, अर्ली यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लूनार का फार साइड को स्टडी करेगा या फिर फार साइड को फार साइड शील्डिंग करता है ये, मतलब करेगा ये जो कॉस्मो क्यूब मिशन है लूनार फार साइड शील्डिंग एंड 21 सेंटीमीटर जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो जनरेट करेगा। हंड्रेड किलोमीटर का जो लूनार ऑर्बिट है उसको ये कवर करेगा। ओके, तो हमने बात की अबाउट कॉस्मो क्यूब मिशन की। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था दैट इज़ अबाउट व्हाट, दैट इज़ अबाउट दी नेशन वाइड क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया यहाँ पे। जो एनएसडीसी एंड कल्टस एजुकेशन एंड एएसडब्ल्यू ने यहाँ पे लॉन्च किया नेशन वाइड इनिशिएटिव टू इक्विप व्हाट, जो यूथ को इक्विप करेंगे किसके साथ, जो टायर 2 एंड टायर 2 सिटीज़ के जो यूथ है उनको क्लाउड या फिर एआई स्किल्स के साथ इक्विप करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया यार, ये न्यूज़ में था। क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव जो है इसके पार्टनर्स किसने किसने मिलकर लॉन्च किए यार? पार्टनर्स की बात करें तो एनएसडीसी, कल्टस, एडब्ल्यूएस, इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया। इसका टारगेट क्या है? जो यूथ्स हैं, यूथ्स ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, यूथ्स ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। इसके कंपोनेंट्स की बात करें सो फाउंडेशनल लिटरेसी जो है अराउंड 150 के लर्नर्स को दिया जाएगा। एएसडब्ल्यू जो है, एएसडब्ल्यू मतलब क्या?
ठीक है, जो अमेज़ॉन वेब सर्विस जो है ना, ESW ने लॉन्च किया ना। NSDC मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है ना। एंड जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है इसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 10 के पार्टनरशिप, मतलब 10 के पार्टिसिपेंट्स जो है यहाँ पे लाएंगे एंड एक नेशनल हैकाथॉन बनाया जाएगा, है ना। इसका गोल क्या है, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाए यार। इसका गोल क्या है, टू मेक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। ओके, ये हमने बात की अबाउट क्लाउड एंड AI स्किलिंग इनिशिएटिव की। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था यार, दैट इज़ गर्भिणी मित्र कोर्स। गर्भिणी मित्र कोर्स जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने यहाँ पे लॉन्च किया। गर्भिणी मित्र कोर्स जो है 2026-27, जो कि न्यूज़ में था यार। गर्भिणी मित्र कोर्स, गर्भिणी मित्र कोर्स। सो गर्भिणी मित्र कोर्स के अंदर इसको प्रोवाइडर कौन है, गर्भिणी मित्र कोर्स प्रोवाइड किसने किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ने, है ना। एक आयुर्वेदा बेस्ड मैटरनल सपोर्ट है ये। इट इज़ व्हाट इट इज़, एन आयुर्वेदा बेस्ड मैटरनल सपोर्ट, आयुर्वेदा बेस्ड मैटरनल सपोर्ट है। करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड किया जाएगा। एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड किया जाएगा। जो न्यू बॉर्न है उसको मसाज कैसे करना है एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए। लाइफ सपोर्ट एंड सैनिटेशन के बारे में बताया गया, है ना। गर्भिणी मित्र कोर्स के अंदर जो है 25-26 में जो आया, इस कोर्स में यहाँ पे लाइफ सपोर्ट एंड सैनिटेशन के बारे में बताया जाएगा। इसका रोल क्या है, एक तरह से जो गर्भिणी मित्र कोर्स जो है वो वेलनेस सपोर्ट एंड रेफरल के बारे में बात करता है। टॉक्स अबाउट वेलनेस सपोर्ट एंड रेफरल्स, ठीक है। तो ये हमने बात की यार यहाँ पे गर्भिणी मित्र कोर्स की, ठीक है। जो गर्भिणी मित्र होंगे एक तरह से ट्रेंड मैटरनल वेलनेस सपोर्ट पर्सनल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंडिया का फर्स्ट नॉन GMO हाई एक्सप्लोजन पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड जो बनाया गया है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड एक मेज बनाया गया जो कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसके अंदर हाई एक्सपांसन पॉपकॉर्न मेज जो है ना, ये बनाया गया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर जो मुसनुरू डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इदरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसनुरू जो जगह है वहाँ पे ना, मुसनुरू जगह के अंदर बनाया गया, इसीलिए न्यूज़ में था। इसके बारे में बात करें पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड की, पॉपकॉर्न मेज पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड क्या है, इट इज़ फर्स्ट नॉन GMO हाई एक्सपांसन हाइब्रिड। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, फर्स्ट नॉन GMO हाई एक्सपांसन हाइब्रिड। एंड एक ये इंडिजिनस डेवलपमेंट जो है वो किया गया इन आंध्र प्रदेश। इंडिजिनस
डेवलपमेंट जो किया गया इन आंध्र प्रदेश एंड इसके की फीचर्स की बात करें सो एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बनाया गया है, हाइब्रिड विगर जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला, एंड हाई पॉप्ड वॉल्यूम जो है, ये पॉपकॉर्न को अगर हम बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा बड़ा फूलेगा यार, हाई पॉप्ड वॉल्यूम। एंड ये जो फार्मिंग फैमिलीज है अराउंड 17,500 प्लस फार्मिंग फैमिलीज को ये फ़ायदा देगा, इम्पैक्ट अराउंड 17,500 प्लस फार्मिंग फैमिलीज। ओके, लास्टली यहाँ पे अगर हम बात करें जो झारी रिवर की, तो जो झारी रिवर पॉल्यूशन यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम इकोलॉजिकल सेफगार्ड दिया किसको, जो झारी रिवर को, बिकॉज इसके अंदर सीवियर पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन जो है रिवर एंड इकोसिस्टम का हमको देखने को मिला। देखो ये जो झारी रिवर है यार, ये पार्ट है लूनी रिवर सिस्टम का, तो ये न्यूज़ में था। इसके बारे में अगर हम बात करें, जो झारी रिवर पॉल्यूशन न्यूज़ में था, जो झारी रिवर पॉल्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट का जो इकोलॉजिकल सेफगार्ड है इसके अंदर यहाँ पे इसको सेफगार्ड दिया गया, इसीलिए न्यूज़ में था। सुप्रीम कोर्ट इकोलॉजिकल सेफगार्ड इसको प्रोवाइड किया गया। एंड जो लूनी रिवर ट्रिब्यूटरी जो है ना, लूनी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है भाई राजस्थान में, ये जो झारी रिवर है। ऐसा की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक सीजनल वाटर कोर्स है, मतलब कुछ मौसम में जब पानी गिरता है तभी ये बहता है यार, सीजनल वाटर कोर्स है। सोर्स जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करता है यार। एंड इंडस्ट्रियल एंड सीवेज कंटामिनेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। इंडस्ट्रियल एंड सीवेज कंटामिनेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना राइट टू इन्वायरमेंट, लाइक लीगल सिग्निफिकेंस क्या है कि जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहे, ये अपना एक फंडामेंटल राइट है यार। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको बोला कि यार इसको सेफगार्ड करने की बात की, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट जो झारी रिवर की, पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड की, गर्भनी मित्र कोर्स की, क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव जो है, कॉस्मो क्यूब मिशन की बात की, जो पेशेंट डाटा कलेक्टिव यहाँ पे लॉन्च किया गया फॉर रेयर डिसीजेस यार, है ना, जो बैरन लैंड पॉलिसी है उसके बारे में बात की, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो न्यूज़ में था यार, जो साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, सब के बारे में हमने बात की। 25 अगस्त के करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में देखा यार।